हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट को अगर बोल रहे हैं कि 8 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो 8 जनवरी से एग्ज़ाम होगा कि नहीं, इस वीडियो में 100% ये डाउट को आपका क्लियर कर देंगे कि 8 जनवरी से एग्ज़ाम होगा कि नहीं, आपका एडमिट कार्ड कब निकलने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आरपीएफ का डाला था, तो उसमें कुछ बच्चों को कोई डाउट्स था, पहले वही क्लियर करेंगे। फिर ये 8 जनवरी से एग्ज़ाम होगा कि नहीं, इसका डाउट क्लियर करेंगे और एग्जैक्ट डेट आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो सैलरी है उसको लेके कुछ बच्चों को डाउट था कि क्या सर सैलरी 21,700 रहता है। नहीं, 21,700 ये इनिशियल पे है, जिसको बेसिक पे बोलते हैं, ठीक है। आपका जो सैलरी रहेगा ना, इसमें आपका ट्रैवल अलाउंस जुड़ेगा, ठीक है, डीए जुड़ेगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, इसमें बहुत कुछ जोड़ जाड़ के आपको जो इसमें मिलता है हाउसिंग अलाउंस जोड़ के आपको लगभग 40,000 स्टार्टिंग सैलरी आरपीएफ कांस्टेबल की मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सैलरी की बात। और दूसरी बात जो बच्चे पूछ रहे थे, क्या ये वैकेंसी जो है ये इंक्रीज़ होगी? नहीं, वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ नहीं होने वाली, वैकेंसी जितनी निकली है उतनी ही रहेगी। और एक डाउट बच्चों को था क्रूशियल डेट को लेके कि जो भी क्रूशियल डेट है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो सबसे पहली बात तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और वे जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे जो हैं स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाल दिए थे, तो उनको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम होगा? हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पर सेंट्रल लेवल का होता है। कैसा होता है? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ोगे, जो मैंने सर्कल किया है 5 नंबर पॉइंट, उसको अगर आप अच्छा से पढ़ते हो तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि जो रेलवे है, तो रेलवे ने बोला है कि अगर जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देना होगा वो सेंट्रल लेवल का होगा। तो बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, ठीक है, क्या ये कहीं से कोई बना के दे देगा? एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बोल रहा है कि सर आप ही हमको ये कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये आपको अपने ब्लॉक से बनवाना पड़ता है। जहाँ से आप अपना स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए थे, वहीं से आपका ये सेंट्रल लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इतना रहता है ना कि उसका फॉर्मेट आपको देखना है ना। फॉर्मेट भी इसी वीडियो में दिखा देंगे, चिंता न करें, फॉर्मेट इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे कैसा फॉर्मेट होता है। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाता होगा ना स्टेट लेवल का, उसको ये फॉर्मेट दिखाएगा, वो आपका ऐसा बना देगा। और दूसरी बात यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकली फ़िट का मतलब है ना कि आप ठीक ठाक बस होने चाहिए। मान लो छोटा मोटा अगर आपको कान में सुनाई नहीं देता, ठीक है, या आई में आपका चश्मा लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कोई बड़ा सर्जरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बड़ा कट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भरे हो, तो अगर आप बाइक भी चलाते हो तो आराम से चलाओ। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, किसी तरह का बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होता है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सबसे पहले हमारा जो आरपीएफ में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद आपका डीबी होता है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बुक बता दो, ठीक है, तो एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर कर देंगे। उससे पहले एज लिमिट का जो यहाँ पर प्रॉब्लम था, तो एज लिमिट देखिए, जो एज लिमिट जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरते समय ही उनका एज लिमिट वो ऑटोमेटिक सिस्टम काउंट कर लेता है। तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, सिस्टम काउंट कर लेता है जब आप फॉर्म भरे थे। अब बच्चा पूछता है कि सर मेरा फ़ी रिफ़ंड कब आएगा? जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी बच्चे फॉर्म फीस भरे थे 500 रुपये लगा के, उनको 400 रुपये रिफ़ंड मिल जाएगा, और जो बच्चे 250 लगा के भरे थे उनको 250 का 250 रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये पैसा आपको रिफ़ंड कब मिलता है? जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो CBT 1 का एग्ज़ाम में आप जो आपका CBT होता है, CBT के बाद आपका फिजिकल होता है, तो CBT में आप फेल कीजिए चाहे पास कीजिए, आपको आपका जो फॉर्म फीस है, ठीक है, वो वापस मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्म फीस वापस मिल जाएगा CBT एग्ज़ाम में अपीयर करने के बाद। उससे पहले आपका फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं दिया जाता, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल जो है आपने डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक और मौका मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट करने का, तो उसका चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेनली जो है एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, फिर आपका PET और PMT होगा। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग, PMT का मतलब होता है आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाता है, ठीक है। फिर आपका DB। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर 90 मिनट मिलेगा टोटल 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको बनाना है कितना मिनट में?
90 मिनट में, तो कितना मार्क्स का हुआ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो अरिथमेटिक से आएगा। अरिथमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 10th तक का सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है, क्लास 10 तक अगर मैथ अच्छा से पढ़े होंगे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक मैंने बताया है वो है एक किरण पब्लिकेशन का बुक है और दूसरा है अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, इस बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या यहाँ पर वीडियो जब स्टार्ट होगा आपको दिखाई देगा, आप क्लिक करके बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में जो आपका सेक्शन पूछा जाता है ये ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, आपका मेमोरी टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। ठीक है, आपको अरिथमेटिकल रीजनिंग आएगा। क्यों बोलता हूँ कि जिसका अरिथमेटिक अच्छा है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोगिज्म, ठीक है, तो हर कुछ का यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका सेम रहता है, रीजनिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं रहता है। सबसे मेन होता है हार्ड आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका आता है जीके, जीएस और करंट अफेयर। इन तीनों के लिए अलग अलग बुक आता है, एक ही पब्लिकेशन का, इसका नाम है स्पीडी पब्लिकेशन, जिसको बढ़ के बच्चे रेलवे आरपीएफ में हर साल सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर आप भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको स्पीडी पब्लिकेशन का ये वाला बुक पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट वायरल हो रहा है 8 जनवरी 2025 से आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब ध्यान से समझो, जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है, मान लो कि मेरा 8 जनवरी से एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इससे 25 दिन पहले, ठीक है, या 1 महीना पहले मेरा यहाँ पर क्या निकल जाता है, एग्ज़ाम सिटी। क्या निकल जाता है, एग्ज़ाम सिटी, 20 से 25 दिन पहले, जो कि आपका होगा 8 जनवरी से एग्ज़ाम है, मतलब 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम सिटी निकल जाना चाहिए। 8 दिसंबर को नहीं तो कम से कम यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सिटी है ना, तो 10 दिसंबर तक यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी आपका निकल जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपका एग्ज़ाम सिटी अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, आपका दिसंबर का लास्ट होने जा रहा है, दिसंबर का लास्ट होने जा रहा है। तो इतना तो मान लो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ये 8 जनवरी से नहीं होगा। अब समझो ये, ठीक है, आप लॉजिक को समझे, क्योंकि अगर 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होता तो अभी तक आपके पास आपका एग्ज़ाम सिटी रहता कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, और बहुत बच्चों के पास तो एडमिट कार्ड रहता है। ठीक है, जिसका 8 जनवरी से होने वाला है, एकदम 8 तारीख से होने वाला है, उसके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड रहता है। तो आपका एग्ज़ाम होगा कब, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका या तो फरवरी में लिया जाएगा या मार्च में लिया जाएगा। ठीक है, फरवरी या मार्च में, और जैसा मैंने बोला है कि मार्च में ही लेंगे ये लोग एग्ज़ाम। ठीक है, मार्च में ही आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि एक और कैलेंडर ये लोग जारी करेंगे जिसमें ये लोग रेलवे ग्रुप डी का डेट डालेंगे। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट डालेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट डालेंगे और एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट, इसका एक साथ आपका यहाँ पर कैलेंडर जारी होगा। तो चिंता मत कीजिए, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम में आपको कम से कम 2 महीना का तैयारी करने का यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन होगा, जो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मान लो 120 क्वेश्चन आपको मिला, 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, 120 क्वेश्चन में से अगर मात्र आप 70 क्वेश्चन बनाते हैं, 70 का 70 सही हो जाएगा, तो आपको 70 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ध्यान से समझो, 70 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है ये नॉर्मलाइजेशन का है। किसका, नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन 2 नियम से होता है, एक आपका होता है इजी शिफ्ट पर, ठीक है, एक आपका इजी शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, दूसरा आपका हार्ड शिफ्ट पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो एक अगर आपका इजी पेपर आया है, ठीक है, शिफ्ट वाइज एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, अगर आपका इजी पेपर आया तो आपका नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ेगा, 5 नंबर से 10 नंबर तक। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में गया इसमें आपका नंबर 10 नंबर से 30 नंबर तक बढ़ता है। ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। क्यों सुनते हो, 120 नंबर का एग्ज़ाम है, किसी को आ जाता है 130। ठीक है, कैसे, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उसका मार्क्स बढ़ जाता है। अब यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि आपका 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना रहता है। ठीक है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो रनिंग होता है, तो रनिंग यहाँ पर जो है ये सब क्वालिफाइंग है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। मेन आपका एग्ज़ाम पर सिलेक्शन होता है। किस पर, एग्ज़ाम पर। तो आपको एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसा मैंने बोला था कि SC ST जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ताकि आप फॉर्मेट में बनवा पाएँ। ठीक है, तो नीचे जब हम जाते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले यहाँ पर एनेक्सर 1, देखो यहाँ पर एनेक्सर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का, अगर ये आपके पास पहले से है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहीं पर OBC में गए तो OBC में यहाँ पर आप देखिएगा, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक चीज़ खास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो यही चीज़ आपका लिखा हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। इसका मतलब कि ये आपका सेंट्रल लेवल वाला अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आपको न्यू बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है ये लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है तब आपको सेंट्रल लेवल वाला बनवाना पड़ेगा। आप अभी भी बनवा सकते हैं, ठीक है। आप सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आप अभी भी बनवा सकते हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। डीवी के समय बस एक हैप्पी डिपिट देना होगा कोर्ट से, ठीक है। कोर्ट से एक हैप्पी डिपिट देना होगा कि सर मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, उस समय मेरे पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो मैंने स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर चढ़ा दिया था, बाद में मैंने बनवाया, ठीक है। तो आप मेन आपका होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो होगा आपका मार्च तक होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी 8 जनवरी से आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम डेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जितने बच्चे यहाँ पर आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अपना रनिंग भी मेंटेन रखिए एग्ज़ाम के साथ साथ, कहीं रनिंग मत भूल जाइएगा, ठीक है। और ये नहीं कि एग्ज़ाम में लापरवाही कर दीजिए, आप कम से कम रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए, एक प्रैक्टिस टेस्ट रोज़ दीजिए, बुक में दीजिए चाहे ऑनलाइन दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।